ठीक है, तो आइए करना स्टार्ट करते हैं कि कब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। सर, मेन उससे स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, कहाँ गया फारिया भाई? आज करण फारिया नहीं आया है, क्या बात है? दक्ष अग्रवाल आप पढ़िए। Yes, sir. When presentment is unnecessary, Section 76. No presentment for payment is necessary, and the instrument is dishonored at the due date of for presentment in any of the following cases. देखो, First, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट गेट्स डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट फॉर प्रेजेंटमेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये जो केस पढ़ रहे हैं ना, मेनली चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी सी और डी। ठीक है, उनके अंदर फर्दर सब हेडिंग्स हैं, ए बी सी और डी। चार ऐसी जगह है जहां पर प्रेजेंटमेंट करने का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला पढ़ भाई। if the maker, drawee, or acceptor intentionally prevents the presentment of the instrument. देखो, मेकर कौन है? जिसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया है, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, या प्रोमिसरी नोट बनाया है, या चेक बनाया है। ठीक है सर, वो आदमी जिसने भी ये बनाया है, या फिर जिसके ऊपर वो ड्रॉ किया गया है। ठीक है सर, बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट में एक्स ने वाई को वादा किया तो ही इज द ड्रॉई। ठीक है, या फिर चेक में एक्स ने आईसीआईसीआई बैंक को ऑर्डर दिया था कि मिस्टर वाई को पे करना है, तो ड्रॉई इज दी आईसीआईसीआई बैंक। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्स ने वाई को ऑर्डर किया कि तुम्हें जेड को पे करना है, तो ही इज दी एक्सेप्टर। तो सर, कोई भी इनमें से जना जो कि बचा रहा हो उस चीज को प्रेजेंट होने से, सर मेकर, एक्सेप्टर, ड्रॉई, सर इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा हो कि वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं हो, तो फिर अब उसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही डिसऑनर मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2। If the instrument being payable at his place of business, he closes such place on a business day during the usual business hours. ठीक है, हमारे मीत बाबा हैं। ठीक है, मीत बाबा ने क्या किया? सर, एक प्रॉमिसरी नोट दिया मिस्टर वाई को। मीत ने एक प्रॉमिसरी नोट दिया मिस्टर वाई को कि मैं तेरे को 1 लाख रुपए देने का वादा करता हूं। कब? सर, 33/3/2025 को। 33/3/2025 को 1 लाख रुपए देने का वादा करता हूं। कब? ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर्स। मेरा ऑफिस 10 से 5 बजे के बीच में खुला रहता है, तो उस बीच आप, मेरे ऑफिस का ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आ जाना 10 से 5 के बीच में। मैं आपको 30 तारीख को 1 लाख रुपए दूंगा। जानबूझ के 30 तारीख को 10 से 5 के बीच में अपना ऑफिस ही बंद रख देता है। जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वही बंद होगी, तो मांगने वाला फिर अंदर आके मांगेगा कैसे? तो सर, जब इसने, मीत ने ऐसा किया, तो सर अब उस चेक को प्रेजेंट, या उस बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट को प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो स्वतः ही डिसऑनर मान लिया जाएगा। ठीक है, if the instrument being payable at his place of business, he closes such place of business on the business day during the usual business hours। ये देखते जाओ यहाँ पर। Sir, when the maker, drawee or acceptor prevents the presentment payable at business place and that's closed on business day during the usual business hours। ये दोनों पॉइंट कवर कर लिया अपन ने। आइए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं अपन। पढ़ भाई। If the instrument being payable at some other specified place, neither he nor any person authorized to pay it attends at such place during the usual business hours. सर, इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहीं और जगह पे पेबल है, प्लेस स्पेसिफाई की गई। ऊपर तो हमने क्या बिजनेस प्लेस की बात करी है। ठीक है, एट इज प्लेस ऑफ बिजनेस। यदि बिजनेस प्लेस पे नहीं और कहीं और पेबल है, तो सर आप वहां जा ही नहीं रहे हो, उस जगह को अटेंड ही नहीं कर रहे हो पेमेंट करने के लिए, जिसको पेमेंट करना है, तो ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस, neither he nor any person authorized to pay it attends at such place during the usual business। आप पहुंचे ही नहीं वहां पर पेमेंट करने के लिए, तो प्रेजेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा डिसऑनर मान लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 4।
if the instrument not being payable at any specific place, he cannot after due search be found. देखो ऊपर सेकंड और थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया है कि या तो प्लेस ऑफ बिजनेस पे पेएबल है, ठीक है, या फिर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, कोई दूसरी स्पेसिफिक प्लेस, यानी कि ताज होटल में मिलेंगे वहां पेमेंट कर देंगे, वहां हम पहुंचे ही नहीं, तो फिर वो अब प्रेजेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा डिसऑनर मान के कार्रवाई चालू कर सकते हैं, ठीक है। सामने वाला ये नहीं कह सकते तुमने प्रेजेंट तो किया नहीं, अरे तू आया ही नहीं प्रेजेंट करने के लिए, तू अपना दुकान शटर बंद करके चला गया, मैं तो आया था, तो फिर सीधा अब आगे की डिसऑनर की कार्रवाई होने लग जाएगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, सर कोई प्लेस ही डिसाइड नहीं हुई थी, कोई प्लेस ही डिसाइड नहीं हुई थी उसको प्रेजेंट करने के लिए, तो सर अब क्या कि सर इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट बीइंग पेएबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च बी फाउंड। सर तो हम क्या करते हैं, सर जहां वो मिल जाता है वहां पर उसको, पार्क में मिल रहा है पार्क में पकड़ के वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उस पर प्रेजेंट कर देंगे, जहां वो मिल रहा है शादी कर रहा है मंडप में मिल रहा है मंडप में बैठ के प्रेजेंट कर देंगे, ये वाला पकड़, ठीक है, शादी से तो कैसे भागेगा, वहां तो आना ही पड़ेगा, ठीक है, तो वहां प्रेजेंट करते हैं। सर अब वो वहां भी नहीं, कोई दूसरी जगह भी नहीं मिल रहा है, तो फिर अब प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो डिसऑनर मान लिया जाएगा। तो पहले पॉइंट्स अपन ने ये कर लिए, आ जाओ पॉइंट नंबर बी की तरफ। So कौन सा? हाँ. हाँ जी हाँ as जी। against any party sought to be changed therewith, if he has engaged to pay, notwithstanding not presentment. As against any party sought to be charged therewith, if he has engaged to pay notwithstanding non-presentment। देखो कई बार क्या है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को प्रॉमिसरी नोट दिया, ठीक है, अब बोला कि 31 तारीख को पेमेंट करने का है, ठीक है सर, 31st को मैं आपको तब भी पेमेंट कर दूंगा यदि आप प्रेजेंट कर सके तो बहुत अच्छा, आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तो भी मुझे ध्यान है, मुझे आपको 31 तारीख को पेमेंट करना है। तो सर यहाँ एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्या बोला, प्रेजेंट प्रेजेंटमेंट जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं है। एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज देयरविद इफ ही हैज एंगेज टू पे नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट की। सर जरूरत ही नहीं है आपको प्रेजेंट करने की, मैं तो आपको ऐसे ही प्रेजेंट, आप प्रेजेंट नहीं भी करोगे तो पेमेंट कर दूंगा, ठीक है सर। तो वहां पर ऐसे केस में प्रेजेंटमेंट की कोई आवश्यकता है भी नहीं। पॉइंट नंबर सी। As against any party, if after maturity, with knowledge that the instrument has not been presented, he makes a part payment on account of the account due to the instrument, अब account of the amount due to the instrument. देखो क्या बोलता है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जो मिस्टर वाई को 30 तारीख को मिस्टर एक्स के सामने प्रेजेंट करना था, प्रेजेंट करना था, प्रेजेंट करके डिमांड करना था, बट किसी कारणवश ये नहीं कर पाए, किसी कारणवश ये नहीं प्रेजेंट कर पाए, उसके बावजूद मिस्टर, और एग्रीमेंट में ऐसा भी कुछ नहीं लिखा था कि नहीं नहीं आपने प्रेजेंट नहीं किया तो भी मैं कर दूंगा जैसा ये वाला पॉइंट था, नहीं ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। उसके बावजूद भी सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, मान लो 10,000 रुपए थे, उसमें से पहला पार्ट पेमेंट 5,000 रुपए का इसने प्रेजेंट नहीं किया तो भी दे दिया, तो सर अब प्रेजेंटमेंट की कतई आवश्यकता नहीं है। एज अगेंस्ट एनी पार्टी इफ आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विद नॉलेज दैट द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट बीन प्रेजेंटेड, इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं किया है पर मुझे तो देना है ना, ही मेक्स अ पार्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट। सर 10,000 में से 5,000 प्रेजेंट नहीं हुआ तो भी पे कर दिया, तो फिर अब प्रेजेंटमेंट की कतई आवश्यकता नहीं है। आगे सेकंड पॉइंट, और प्रोमिसेस टू पे द अमाउंट ड्यू देयर ऑन इन होल और इन पार्ट। सर प्रेजेंटमेंट की तारीख आ गई, प्रेजेंट नहीं हुआ, फिर भी इसने वापस यहाँ पर प्रॉमिस कर दिया, अरे ठीक है आपने प्रेजेंट नहीं किया, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपको पे कर दूंगा इधर इन होल और इन पार्ट। या तो उस दिन पार्ट पेमेंट कर दिया या उस दिन फर्दर प्रॉमिस कर दिया, अच्छा आपने प्रेजेंट नहीं किया कोई बात नहीं, मैं होल या पार्ट में प्रॉमिस करता हूँ आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। और अदरवाइज वेव्स इज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिफॉल्ट इन प्रेजेंटमेंट और फॉर पेमेंट। सर तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया, मिस्टर वाई की ड्यूटी थी कि उसको ड्यू टाइम पे प्रेजेंट करके डिमांड करते,
हालांकि ये मिस्टर वाई फेल हो गए, ये ड्यू टाइम पे प्रेजेंट करके डिमांड कर ही नहीं पाए, तो इसका एडवांटेज ये होता क्या है कि मिस्टर एक्स इज नॉट लायबल टू पे मिस्टर वाई नाउ। भाई मैंने आपको चेक दिया, बोला 10 तारीख को लगा देना, 10 तारीख को आप लगा ही नहीं रहे हो, आप अपनी जेब में ही लेके घूम रहे हो, तो एम आई लायबल टू पे? नो सर, आई एम नॉट लायबल टू पे। बट सर है ना, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को चेक, वो कोई भी प्रॉमिसरी नोट या ऐसा दिया, इन्होंने सर उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो मिस्टर एक्स इस बात का एडवांटेज ले सकते थे कि जब प्रेजेंट नहीं हो तो मेरी लाइबिलिटी नहीं है इसका पेमेंट करने की, पर उन्होंने इस एडवांटेज को अपने फेवर में लेने से मना कर दिया, नहीं नहीं पेमेंट देना है भाई, भले ही उसने प्रेजेंट नहीं किया तो क्या। सो ही वेव्स हिज राइट टू टेक एनी एडवांटेज ऑफ डिफॉल्टिंग प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, वो छोड़ देता है, अरे कुछ नहीं यार, जिंदगी बड़ी छोटी है, ठीक है, 10,000 रुपए के लिए मैं अपनी नीयत थोड़ी खराब करूंगा, मुझे उसको पेमेंट करना है, वो बेचारा नहीं प्रेजेंट कर पाया, फंसा हुआ होगा किसी काम में, ठीक है, आई एम विड्रॉइंग माई राइट, उसने नहीं प्रेजेंट किया, चेक प्रेजेंट करना था 3 महीने के अंदर, जो तारीख चेक पे पड़ी हुई होती है उसके 3 महीने के अंदर प्रेजेंट करना होता है, उसने नहीं किया, तो अब चेक ये फर्दर प्रेजेंटेबल नहीं रहा है बैंक में, डिमांड कर ही नहीं सकते क्योंकि 3 महीने की तारीख निकल चुकी है, तो भी चेक बनाने वाले ने बोला "अरे कोई बात नहीं, मुझे तो देना है ना यार, वो नहीं प्रेजेंट कर पाया तो मैं दूंगा, ही इज वेविंग इज राइट, जिसने भी चेक बनाया ही इज वेविंग इज राइट कि नहीं पेमेंट देना है भैया, नीयत खराब नहीं करनी है, तो फिर अब उस चेक को प्रेजेंट करने की वैसे भी कतई कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, क्या ये पॉइंट्स समझ में आए कि कब कब चेक, मतलब कब कब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं होता है, ये 8 पॉइंट समझ में आए? यस, इन पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है। नेथन रिबेरियो, समझ आ रहा है? नमित, नीव, यश, मुकुंद, यस। ठीक है जी, वेरी नाइस। यस सर। पूंजी मैडम, आपकी मित्र नहीं आई? नहीं सोचेंगे। मैं बताऊं क्या है, एक दिन है ना वो आती है क्लास में, तुम्हारा दोनों का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ हुआ है क्या, कि एक दिन तू क्लास में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ हुआ तो बता देना, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, और एक दिन मैं जाऊंगी, मैं तेरे को बता दूंगी, दोनों का टाइम बचेगा, ठीक है? ऐसे ऐसे एग्रीमेंट्स मत बनाया करो कि एक दिन एक है एक दिन दूसरा है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, लाइबिलिटी ऑफ द बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद द बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सर क्या होता है, चेक भी तो एक तरीके का बिल ही होता है यार, हाँ सर, चेक भी तो एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, तो सर हम बैंकर की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। सर बैंक में मान लो अपन ने चेक लगाया, ठीक है, चेक पे प्रॉपर तारीख सही पड़ी हुई थी, इस तारीख के 3 महीने के अंदर अंदर लगाया, ठीक है, चेक पे प्रॉपर साइन हुआ हुआ था, चेक पे नाम प्रॉपरली डाला हुआ था, अमाउंट प्रॉपरली भरा हुआ था, अमाउंट और फिगर्स और वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है, तो सर अब इस चेक को यदि मैं बैंक में डालूंगा, तो सर बैंकर, सब कुछ सही है, कोई काटा फूटी नहीं थी इस चेक पे कि कहीं मैंने ओवर राइटिंग कर दी हो या कुछ काट के वापस लिख दिया, और नहीं ऐसा भी नहीं था, तो सर पूरी तरीके से सही था, और यदि मेरे खाते में इतने रुपए थे भी, 10,000 रुपए का चेक काटा, खाते में 50,000 रुपए पड़े थे, तो पूरे पैसे भी पड़े थे, इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स भी नहीं थी, तो सर अब बैंकर की लाइबिलिटी है ना इस चेक को अच्छे से सब कुछ सही चेक करते हुए, यदि सब कुछ सही है तो पास कर देवे, यस सर। पर जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाता है, जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाता है किसी भी प्रोसेस में, तो अपन वहां पर एक्सेप्ट कर सकते हैं ना कि जहां आदमी होएगा किसी प्रोसेस में वहां गलती होने के चांसेस रहेंगे, हाँ सर होता ही है, तो जहां पर भी पूरी प्रोसेस में इंसान होगा गलतियां होने के चांसेस होता है, तो सर बैंकर के सामने अपन ने चेक रखा, बैंक एम्प्लॉय ने उठा के देखा, उस चेक को रॉन्गली या नेग्लिजेंटली अपनी खुद की गलती से बाउंस करा दिया। लाइबिलिटी ऑफ अ बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद द बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, आइए पढ़ते हैं फिर समझाता हूं, पढ़ भाई, वीडियो ऑन करो सब जने अपने अपने, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज। When a bill of exchange accepted payable at specific bank has been duly presented there for payment and dishonored, if the banker so negligently or improperly keeps
deals with or delivers back such bill as to cause loss to the holder, he must compensate the holder for such loss. देखो, when a bill of exchange is accepted payable at a specified bank, ठीक है, तो चेक की बात हो रही है कि सर स्पेसिफाइड बैंक आईसीआईसीआई बैंक का चेक दिया है मैंने आपको, इट हैज बीन ड्यूली प्रेजेंटेड देयर फॉर द पेमेंट, सर टाइमली सब कुछ सही तरीके से वो चेक मैंने या बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने वहां पर प्रेजेंट किया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है। नाउ अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ है, वापस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ले जा रहा हूं कि सर यदि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़ा था। टाइप्स ऑफ डैमेजेस कौन कौन से सर, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, ठीक है, प्यूनिटिव डैमेज या विंडिक्टिव डैमेज या एग्जेम्पलरी डैमेज, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? प्यूनिटिव डैमेज, एग्जेम्पलरी डैमेज, विंडिक्टिव डैमेज। क्या होते हैं प्यूनिटिव डैमेज? कि सर पनिशमेंट के नेचर में होते हैं, कि सर क्या पनिशमेंट के नेचर में डैमेजेस को अलाउ किया जाता है? नहीं सर, प्यूनिटिव, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस अलाउ नहीं होते हैं। पर सर दो केसेस में किया जाता है प्यूनिटिव डैमेज और विंडिक्टिव डैमेज को अलाउ। क्या? कि सर एक तो कोई बैंकर है, बैंकर ने अपनी गलती से यदि किसी आदमी की गुडविल है, अच्छी गुडविल है, और उसका चेक बाउंस करा दिया है बैंकर की गलती से, तो बैंक से वो सारा का सारा मतलब उसको, तूने मेरी गुडविल खराब करी है, मेरे मात्र 500 रुपए के चेक को तूने बाउंस कर दिया, सब कुछ सही था, चेक में खाते में बैलेंस भी था, मार्केट में हवा क्या उड़ गई इंसाफ के, तो 500 रुपए के चेक बाउंस हो रहे हैं, इस वजह से मेरी गुडविल को धक्का पहुंचा, तो फिर प्यूनिटिव डैमेज या विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस मांग सकते हैं। दूसरी क्या सर, किस जगह पे मांग सकते थे? अपन ने वहां पढ़ा था कि सर प्रॉमिस किया था शादी करने का और फिर वो तोड़ दिया, तो फिर मेरी गुडविल खराब हुई, तो प्यूनिटिव विंडिक्टिव डैमेज मांगे जा सकते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा कि सर जितने छोटे रुपए का चेक बाउंस हुआ उतना ज्यादा डैमेज डिमांड कर सकता हूं मैं, क्योंकि तुमने मेरी उतनी ज्यादा गुडविल खराब करी। तो सर चेक तो ढंग से प्रेजेंट हुआ था, सब कुछ सही था, और यदि उसके कारण मेरे मेरे को कोई लॉस हुआ है तो मैं वो आपसे प्यूनिटिव डैमेज जैसे डिमांड कर सकता हूं। कहाँ पढ़ा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो क्या है, अब उससे आगे नया एंगल एक पढ़ते हैं अपन इस पॉइंट में। क्या सर, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड पेबल एट अ स्पेसिफाइड बैंक, ठीक है, इट हैज बीन ड्यूली प्रेजेंटेड देयर फॉर पेमेंट एंड डिसऑनर्ड, ठीक है, उसको वहां हमने प्रेजेंट किया लेकिन वो किसी कारणवश डिसऑनर हो गया। If the banker so negligently or improperly keeps or deals with or delivers back such bill as to cause loss to the holder, he must compensate the holder for such loss, ठीक है। देखो, कोई कारण था, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को चेक दिया, ड्रॉन ऑन आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है सर, मिस्टर वाई ने वो चेक अपने बैंक खाते जिस भी बैंक में था वहां लगा दिया, चेक ट्रंकेशन हो गया, वापस ट्रंकेटेड होके यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है सर। अब आगे क्या हुआ कि सर वो चेक किसी कारणवश डिसऑनर हो गया, आईसीआईसीआई बैंक का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया, ठीक है साहब। अब कायदा क्या बोलता है, हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का कायदा क्या बोलता है कि वो फिजिकल चेक वापस जो कि डिसऑनर हुआ है वो वापस मिस्टर वाई को भेजा जाएगा, फिजिकल चेक वापस मिस्टर वाई को भेजा जाएगा, अलोंग विद द रीजन। एक पर्ची होगी, उस पे 10-15 रीजंस लिखे हुए होंगे कि चेक साइन मिसमैच हुआ, अमाउंट सफिशिएंट नहीं था, काटा पीटी थी चेक पे, डेट के रेंज के अंदर नहीं, तो इनमें से जो भी रीजंस एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर टिक मार्क लगा के भेज दिया जाएगा, यानी कि ये फिजिकल चेक मिस्टर वाई को वापस मिलना चाहिए अलोंग विद द रीजंस, बैंक के रीजन के साथ में, चाहे फिजिकल पोस्ट से मिलेगा, चाहे ये बैंक में जाके कलेक्ट करेंगे, जैसे भी आना किसके पास में चाहिए, मिस्टर वाई के पास में वापस आना चाहिए। सर क्यों आना चाहिए? इसके दो रीजंस हैं सर। पहली बात तो मिस्टर वाई ने चेक अपने बैंक में लगाया था, तो सर उनके पास में उनको आगे की कार्रवाई करनी है ना, कि सर क्यों चेक बाउंस हुआ, वो अलोंग विद रीजन चेक आ जाएगा, फिजिकल चेक बाउंस हुआ, ठीक है सर, उसके पीछे छाप लगा देते हैं कि इतनी तारीख को प्रेजेंट किया था, चाहे चेक बाउंस हो गया, उनके नीचे छाप लगा देते हैं, ठीक है सर। अब आगे क्या होता है सर, मिस्टर वाई को क्या करना होता है
कि सर मिलने के 30 दिन के अंदर मिस्टर एक्स को नोटिस भेजना होता है कि पेमेंट कर, ठीक है, तो वो 15 दिन के दिवस के भीतर मिस्टर एक्स को पेमेंट करना होता है। यदि 15 दिवस के भीतर मिस्टर एक्स पेमेंट नहीं करते हैं मिस्टर वाई को, जो इस चेक के बिहाफ पे होना था, जो कि चेक बाउंस हो गया इसलिए नहीं हुआ, तो फिर सर अब मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के ऊपर वो कानूनी कार्रवाई कोर्ट्स के अंदर करने के लिए आजाद रहेंगे। हाँ सर, पहले प्रोसेस पूरी होगी फिर रहेंगे। तो सर ये उनके लिए बाउंस्ड चेक अलोंग विद द रिसिप्ट एक प्रूफ है कि देखो मैंने चेक लगाया था जो कि बाउंस हो गया, ये कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस है, इसलिए चेक मिस्टर वाई के पास में रहना चाहिए। यदि बैंकर ने अपनी गलती से वो नेग्लिजेंटली वो चेक घुमा दिया, तो क्या मिस्टर वाई की रेमेडी हैम्पर होगी या नहीं होगी कोर्ट में, प्रूफ गायब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? क्या ये पहला कारण समझ में आया क्यों बैंकर को ये डिसऑनर्ड चेक को प्रॉपरली डील करना है, नेग्लिजेंटली डील नहीं करना है जो भी चेक प्रेजेंट हुआ है उनके सामने? पहली बात बोलो, यदि वो चेक पास होना चाहिए था और बैंकर ने नेग्लिजेंटली पास नहीं होने दिया, तो बैंकर का गला अपन वैसे ही पकड़ सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी बोल रहा है कि सर चेक लगाया था लेकिन वो बाउंस हो गया, तो बैंकर को उसके साथ में बिल्कुल ढंग से डील करना है। क्यों डील करना है? क्यों जिसने वो चेक लगाया था, जिसको चेक मिला था, उसने जाके बैंक में लगाया, सर उसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए प्रूफ होगा। दूसरा रीजन क्यों बैंकर को वो चेक इधर उधर नहीं फेंक देना है, बैंकर को वो चेक मिस्टर वाई को ही रिटर्न करना है आईसीआईसीआई बैंक को, क्यों सर? उसका रीजन है सेम बाउंस्ड, मान लो एक्स ने वाई को चेक दिया, उसमें तारीख डाली हुई थी 28/3/2025, तो मिस्टर वाई ने जाके 28 तारीख को इसको लगा दिया। क्यों? इस तारीख से 3 महीने के भीतर भीतर लगा सकते हैं, तो उन्होंने पहली जब ये तारीख थी 28 तारीख तभी जाके लगा दिया। तो सर चेक बाउंस हो गया साहब, बाउंस हो गया, अरे यार चेक बाउंस हो गया, तो बाउंस हो गया तो वापस मिस्टर वाई के पास में चेक पहुंचना चाहिए। दूसरा रीजन क्यों पहुंचना चाहिए, पहला रीजन तो रेमेडीज होंगी, दूसरा रीजन सर सेम चेक यदि इस तारीख से 3 महीने की लिमिट अभी जिंदा है, इस तारीख से 3 मंथ्स की लिमिट अभी जिंदा है, सेम चेक को जो कि ऑलरेडी एक बार डिसऑनर हो गया है, वापस जाके बैंक में लगाया जा सकता है यदि ये तारीख अभी तक जिंदा है 3 महीने वाली। तो सेम चेक कैन अगेन बी यूज्ड इन द प्रोसेस। गॉट द पॉइंट और नॉट गॉट द पॉइंट? एक्स और वाई दोस्त हैं, एक्स ने जो चेक दिया वाई को वो डिसऑनर हो गया फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, वाई ने एक्स को पता पड़ा अरे यार गलती से हो गया, देख मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, गलती से शायद कोई बैलेंस में 5 7 10 रुपए कम रह गए होंगे, तो एक काम करना, मैं वो बचा हुआ बैलेंस अभी पूरा करवाता हूँ, तो कल जाके सेम चेक को वापस लगा देना। तो सर सेम चेक कैन अगेन, बाउंस चेक, डिसऑनर्ड चेक कैन अगेन बी यूज्ड इन द प्रोसेस यदि वो तारीख जिंदा है तो। गॉट द पॉइंट? Got the point? Yes, sir. So if the banker negligently or improperly keeps with such bounced negotiable instrument or dishonored negotiable instrument, deals with or delivers back such bill as to cause loss to the holder, सर उसने क्या कर दिया? तो बैंकर ने ये खुद के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेग्लिजेंटली रख दिया, जबकि जाना इसके पास में चाहिए था, ठीक है, या फिर इसको पकड़ा दिया, तो सर इट इज कॉजिंग लॉस टू मिस्टर वाई, हिज एवेन्यूज, हिज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लॉस में आ जाएगा ना बैंकर की गलती के कारण। यस सर, यदि वो ऐसा करता है नेग्लिजेंटली, मिलना तो मिस्टर वाई होल्डर को चाहिए था लेकिन उसने बैंकर ने बेवकूफी करी, देन द बैंकर मस्ट कंपनसेट द होल्डर फॉर सच लॉस। बैंकर, तेरी बेवकूफी के कारण मेरी रेमेडीज हैम्पर हुई है ना, 10,000 रुपए का चेक था, तू यू विल मेक गुड द लॉस, यू विल मेक गुड द लॉस, तुम वो 10,000 रुपए तुमने मेरी रेमेडी हैम्पर करी है, तुम चुकाओगे वो 10,000 रुपए, तो बैंकर को देना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? सेक्शन 77 कि सर बैंक बेवकूफी करने का अधिकारी नहीं है, बैंक का काम बड़ा ही जिम्मेदारी का काम होता है। कोरोना जब फर्स्ट लहर आई थी तो कुछ ही लोगों को काम करने का अलाउ किया गया था, एक तो आईटी सिस्टम्स वालों को, दूसरा बैंक्स को, तीसरा जो खाने पीने और मेडिकल की सुविधा वाले थे, ये 3 4 लोगों को ही काम करना अलाउ किया गया। दैट मीन्स इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, रुक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया ना? ये अलग से क्वेश्चन बनेगा, प्रेजेंटमेंट कब अननेसेसरी होता है उस पे, और इस पे भी बन सकता है किसी बैंकर ने नेग्लिजेंटली चेक के साथ में डील कर लिया तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अपन।
rules for compensation, last part of the Negotiable Instruments Act, rules for compensation. एक बार आप लोग सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लो तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ. सेम लिंक पे रिज्वाइन करोगे.